हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। आज हम यहाँ पे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए है 3 महीने, यहाँ पे देखिए हमारा बी है 6 महीने और सी है 9 महीने के लिए और डी है अनिश्चित काल के लिए। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू होता है, तो होता है 6 महीने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश की अवधि जो वो 6 महीने होती है। आइए अगला देखते हैं, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ए है वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारा बी है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति जो है वो वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है। आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, यह सांसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य, बी हमारा सांसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है राज्यों के आधे विधानमंडल, और यहाँ पे हमारा डी है किसी भी राज्य विधानमंडल के 13 सदस्य। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सांसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य जो हो राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष और सी है 35 वर्ष और डी है 18 वर्ष। तो देखिए 35 वर्ष यहाँ पे आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नियमित किया जा सकता है। तो देखिएगा किसके द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी हमारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और यहाँ पे डी है हमारा सांसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। आइए अगला देखते हैं, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए 42वां संशोधन अधिनियम और यहाँ पे हमारा बी है 61वां संशोधन अधिनियम और यहाँ पे देखिए हमारा सी है 74वां संशोधन अधिनियम और यहाँ पे देखिए हमारा डी है 43, सॉरी देखिएगा डी वाला ऑप्शन है 83वां संशोधन अधिनियम। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, 61वें संशोधन अधिनियम में देखिएगा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रहता है। तो देखिए राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए है 6 माह, बी हमारा 3 माह, सी हमारा 9 माह और डी है 12 माह। तो राष्ट्रपति के पद का रिक्त स्थान जो है वो 6 महीने के लिए रिक्त रहता है। यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के पद का समय जो वो 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है। आइए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ए है प्रतिवर्ष, बी हमारा लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद और यहाँ पे हमारा देखिए सी है ए एवं बी दोनों ऑप्शन और यहाँ पे देखिए डी है न तो एक न ही 2। तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र में
के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिवर्ष करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि देखिए लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रतिवर्ष करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं। आइए अगला देखते हैं। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा, ए है सेना का जनरल, बी हमारा रक्षा मंत्री, और यहाँ पे देखिए हमारा अगला राष्ट्रपति, और यहाँ पे देखिए हमारा डी है फील्ड मार्शल। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति। आइए अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए कोई नहीं, बी हमारा 2, सी हमारा 3 और डी है 4। तो देखिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर देखिए विचार किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए है भारत के राष्ट्रपति, बी हमारा वित्त मंत्री और सी है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी हमारा डॉक्टर एस कृष्ण, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है फरुखुद्दीन अली अहमद, और यहाँ पे देखिए हमारा डी है वी गिरी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पहले हैं, यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर राधा कृष्ण, पहले हैं डॉक्टर राधा कृष्ण, उसके बाद है जाकिर हुसैन, और यहाँ पे देखिए उसके बाद है वी गिरी, उसके बाद है यहाँ पे फरुखुद्दीन अली खान। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बनेगा देखिएगा ये हमारा क्रमबद्ध बनेगा, पहले डॉक्टर एस कृष्ण, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए हमारा बनेगा ये हमारा क्रमबद्ध तरीका। यहाँ पे देखिएगा हमारा बनेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद यहाँ पे देखिए बनेगा वी गिरी, उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद। ये हमारा क्रमबद्ध बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्रमबद्ध बनेगा। आइए अगला देखते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है। देखिएगा जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए है सामुदायिक सरकार, बी है अधिकारों का वितरण, और यहाँ पे देखिए सी है गठबंधन सरकार, और यहाँ पे डी है अधिकारों का एकीकरण। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, अधिकारों का वितरण। आइए अगला देखते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है? यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी हमारा सांसद, सी है लोकसभा, और यहाँ पे हमारा देखिए डी है राज्यसभा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, लोकसभा में संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है। आइए अगला देखते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है, उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन को, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न
पन रूप में काम करना होता है तो उन्हें कितना वेतन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है राज्यसभा के अध्यक्ष का, बी हमारा राष्ट्रपति का, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है सांसद सदस्य का, और यहाँ पे हमारा डी है ए तथा बी दोनों, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिएगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का के स्थान पर काम करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए हमारा एस राधाकृष्णन, बी हमारा AKR नारायण, और यहाँ पे देखिए सी हमारा नीलम राजीव रेड्डी, और यहाँ पे हमारा डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। आइए अगला देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है 1 बार, बी हमारा 2 बार, और सी है 3 बार, और यहाँ पे देखिए हमारा डी है 4 बार। तो देखिएगा 3 बार जो है वो भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय जनता, यहाँ पे देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिएगा जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए फरुखुद्दीन अली अहमद, बी हमारा एन राजीव रेड्डी, और यहाँ पे सी है ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिएगा जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे एन राजीव रेड्डी। आइए अगला देखते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाली विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी हमारा प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, और यहाँ पे डी हमारा राज्यसभा सदस्य। तो यहाँ पे देखिएगा विदेशों को भेजे जाने वाली विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यहाँ पे हमारा बी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो हो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण शपथ दिलाएंगे। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था। यानी कि देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था या फिर सदस्य थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी, और यहाँ पे सी हमारा लाल बहादुर शास्त्री, और यहाँ पे हमारा डी है वी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे देखिएगा वह कौन व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य थी। तो वो थी यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा की सदस्य थी। आइए अगला देखते हैं। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे देखिए जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे अपनी सहमति को रोक के रख सकते हैं, बी हमारा पुनर्विचार के लिए उसे सांसद को लौटा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक ना हो, और यहाँ पे देखिएगा सी वाला ऑप्शन एक बार फिर से उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक ना हो सकता है निलंबित कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा डी है अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। तो आइए अगला देखते हैं।
भारत का राष्ट्रपति है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए राज्य का अध्यक्ष है, बी हमारा सरकार का अध्यक्ष है और यहाँ पे हमारा सी है राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष है और यहाँ पे हमारा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति जो है वो राज्य का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है भारत के कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए 5 प्रकार, बी हमारा 6 प्रकार, सी हमारा 2 प्रकार और डी है 3 प्रकार। तो देखिएगा यहाँ पे 3 प्रकार से किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए नीलम राजीव रेड्डी, बी हमारा वी गिरी, सी है आर यहाँ पे देखिएगा आर बैंकी बैक्टरमर्ड और यहाँ पे देखिएगा डी है शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पे देखिएगा वी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। देखिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। आइए अगला देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे हमारा बी है सांसद, सी है विधि मंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आइए अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे देखिए हमारा सी है भारत के महान्यायवादी। यहाँ पे देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा भारत का राष्ट्रपति। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी हमारा उच्च न्यायालय और यहाँ पे हमारा सी है भारत के राष्ट्रपति और देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा भारत के राष्ट्रपति जो हो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए है हमारा 58 और यहाँ पे देखिए हमारा 60 वर्ष और यहाँ पे देखिए हमारा सी है 62 वर्ष और यहाँ पे हमारा डी है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आइए अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है एस राधाकृष्णन, बी हमारा वी गिरी, सी है भैरव सिंह शेखावत और यहाँ पे हमारा डी है बी और सी दोनों, बी एवं सी दोनों यानी कि वी गिरी और भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े जो कि हार गए। देखिएगा भैरव सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और हार गए। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए है प्रधानमंत्री, बी है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों और यहाँ पे हमारा सी है संघ का मंत्रिपरिषद और यहाँ पे हमारा डी है सांसद। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। आइए अगला देखते हैं।
भारत में यहाँ पे देखिएगा भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो देखिएगा भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा ए आर नारायण, बी हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और यहाँ पे हमारा सी है VV गिरी और डी है N राजीव रेड्डी। तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हो भारत में पहली पनडुब्बी जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति थे। आइए अगला देखते हैं, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले राष्ट्रपति कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। यहाँ पे देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तो अगर आपको आंसर ऑलरेडी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए हमारा फरुखुद्दीन अली अहमद, बी हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी हमारा यहाँ पे देखिएगा जस्टिस हिदायतुल्लाह और यहाँ पे देखिएगा डी है APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे देखिएगा पहले यहाँ पे देखिएगा हमारा जाकिर हुसैन आए, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह आए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फरुखुद्दीन अली अहमद आए, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम आए। तो यहाँ पे हम एक क्रमबद्ध तरीके से जान सकते हैं। देखिएगा हमारा यहाँ पे क्रमबद्ध तरीका बनेगा, ये हमारा यहाँ पे क्रमबद्ध तरीका है। देखिएगा क्रमबद्ध तरीका यहाँ पे हमारा है। ये हमारा क्रमबद्ध तरीका यानी कि जाकिर हुसैन, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम। ये है राष्ट्रपतियों के क्रमानुसार। आइए अगला देखते हैं, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमोदित यानी कि उचित है? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है यह यहाँ पे जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है और यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन है जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है और यहाँ पे देखिए सी है संसद से अनुमति लेना आवश्यक है और यहाँ पे देखिए हमारा डी है भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, चुनाव किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी हमारा चुनाव आयोग, सी है सांसद और यहाँ पे हमारा डी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय जो उच्चतम न्यायालय करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। आइए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए सांसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है 6 दिन, बी हमारा 6 सप्ताह और यहाँ पे हमारा सी है 6 महीना और डी यहाँ पे 6 महीने और 6 सप्ताह। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए 6 सप्ताह का समय सीमा है। यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, 6 सप्ताह की समय सीमा दी गई है। आइए अगला देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए है भारत का राष्ट्रपति, बी हमारा भारत का देखिएगा हमारा ए वाला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री और यहाँ पे हमारा बी है भारत का राष्ट्रपति। तो देखिएगा भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आइए अगला देखते हैं, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो देखिएगा सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है?
तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा बी ए केवल लोकसभा के होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा हमारा सी है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और यहाँ पे हमारा डी है नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो देखिएगा भारत को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। भारत को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या प्राप्त करने चाहिए, हमारा ऑप्शन है ये है यहाँ पे डाले गए मतों का अधिकांश, बी है डाले गए मतों का 66%, और यहाँ पे देखिएगा सी है डाले गए मतों का 50%, और यहाँ पे हमारा डी है 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। आइए अगला देखते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी है राज्यसभा का सदस्य होता है, सी है किसी भी सदन का सदस्य होता है, और यहाँ पे देखिए हमारा डी है सांसद सदस्य नहीं होता है। तो देखिएगा उपराष्ट्रपति जो है वो सांसद का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, उपराष्ट्रपति जो है वो सांसद का सदस्य नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। तो देखिएगा राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने समय में भरनी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए है 6 महीने, बी हमारा 12 महीने, सी है 1 महीने और डी है 3 महीने। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी चाहिए 6 महीने में। यहाँ पे देखिएगा 6 महीने में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए 16 सदस्यों को, बी हमारा 10 सदस्यों को, और यहाँ पे हमारा सी है 12 सदस्यों को, और यहाँ पे हमारा डी है 14 सदस्यों को। तो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो कुल जो है 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है कार्यकाल की निश्चित अवधि से, और यहाँ पे हमारा बी है कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और यहाँ पे सी है राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, और यहाँ पे देखिएगा हमारा डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी, यानी कि निम्न में से राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनाई जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो है कार्य की निश्चित अवधि से, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो यहाँ पे देखिएगा सभी तरीकों से बनाई जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए है प्रधानमंत्री, हमारा यहाँ पे देखिएगा बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री, और डी यहाँ पे लोकसभा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा राष्ट्रपति। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है यह जनता के द्वारा, बी हमारा एकल हस्तांतरित वोट के द्वारा, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, और यहाँ पे हमारा डी है सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा चुना जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे देखिएगा क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियाँ और कार्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और यहाँ पे हमारा देखिए सी है राज्यसभा के विधानसभा पति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। यहाँ पे देखिएगा बी वाला यानी कि सेकंड वाला राइट होगा। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। आइए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णयाधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णयाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन लागू करना, बी हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। एक बार ऑप्शन को फिर से देखें। ए हमारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, और यहाँ पे हमारा बी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और सी यहाँ पे हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो उन्हें देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। आइए अगला देखते हैं। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यह संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, और यहाँ पे देखिए बी है केवल राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा में, और यहाँ पे हमारा सी है केवल लोकसभा में, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो देखिएगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा एक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, देखिएगा अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है। यहाँ पे देखिए ए हमारा विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, बी है विधानमंडल पर आश्रित होता है, और सी है न्यायपालिका पर आश्रित होता है। यहाँ पे देखिएगा अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा पर आश्रित नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए अगला देखते हैं। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए पीजे कुरियन, बी हमारा हामिद अंसारी, सी है KR रहमान खान, और यहाँ पे हमारा डी है करिया मुंडा। तो यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है, तो है पीजे कुरियन। पीजे कुरियन जो है वो राज्यसभा का उप अध्यक्ष है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।